प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं चिकू भैया आपका नयन सर स्वागत करता हूं मेरी क्लास में। तो बच्चों कैसे हो, सब लोग बढ़िया हो, मजे में हो। चलिए, तो आप लोगों को जो ये 3 चैप्टर मिल चुके हैं अब तक, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, तीनों चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट मींस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। बच्चों बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। देखो है तो थियोरेटिकल, तो हम भी थोड़ा थियोरेटिकल फॉर्म में भी खत्म करेंगे और जहां जहां से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे रेगुलर, इस तरीके से आप रिवाइज करते रहो, आपके चैप्टर स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अगर आपने चैप्टर एक बार ही पढ़ रखा है तो अब जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपका रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। आज क्या क्या खत्म करने वाले हैं, तो देखो एक्चुअल में ये मेरा लेक्चर नंबर 4 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को अब तक, आप याद करो, मैंने अब तक आप लोगों को क्या कर दिया भैया, 3 चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है। कौन कौन सा? विलियन चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी और वैद्युत रसायन, तीनों चैप्टर खत्म हो चुका है, ओके। आज है चैप्टर नंबर 4, दैट मींस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक तत्व, ओके। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इनके परिचय को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, संक्रमण तत्वों के जो जो गुणधर्म है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डी ब्लॉक तत्वों की प्रवृत्तियों की बात करेंगे। 6 नंबर में अगर आ जाओ तो हम लोग एफ ब्लॉक भी कवर करेंगे, ठीक है। तो हर चीज हम बहुत डिटेल से लेने वाले हैं, तो आप लोग भी थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करना, ओके बच्चों। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं परिचय। ये एक्चुअल में डी और एफ ब्लॉक आवर्त सारणी में कहां होते हैं, कैसे होते हैं, ये सबको डिस्कशन करने वाले हैं, ओके बच्चों। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, परिचय के अंदर सिंपल सी बात करें, ये हमारी आवर्त सारणी होती है। अगर आपको पता हो तो देखो, इस तरीके से हमारी आवर्त सारणी होती है, ठीक है। देखो ऐसे होती है, सभी जानते हो क्या। ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है बच्चों बीच के अंदर होता है ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और बाहर की तरफ 2 ऐसे बने होते हैं जिनको आप क्या कहते हो बच्चों, एफ ब्लॉक कहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ये आपने 11वीं क्लास में भी सुना होगा, ठीक है बच्चों। ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो आपको ये एफ दिखाई दे रहा है उसको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये संक्रमण तत्व के अंदर आते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, ओके। तो इसी तरीके से पूरा डिटेल के साथ एक बार चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि भैया किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि यार एस पी डी और एफ ब्लॉक कहां कहां होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। अब यहां पे हम सीधा डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, है ना, वो 3 से 12 वर्ग में पाए जाते हैं, 3 to 12 वर्ग में होते हैं, ध्यान रखना। चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं, आवर्त नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 5 6 7, 4 आवर्त में ये रहते हैं, ठीक है भैया। अगर मैं यहां बात करूं डी ब्लॉक में, तो इसमें क्या होता है, एक 3D होता है, एक 4D होता है, एक 5D होता है और एक इसमें होता है 6D होता है, ठीक है भाई। तो जनरली यहां पर आप लोग इनके नाम जानते होंगे, नहीं जानते तो भी देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। जानते हो सभी बच्चे यहां तक, क्लियर है। यहां क्या है देखो, ट्रिक से याद कर लो, यारी जरा निभाना, याद कर लोगे, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े, आगे कूद जाना, आगे कूद जाना। तो आप इस तरीके से इनके नाम जान सकते हो, इट्रियम, जर्कोनियम, नाइबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहेडियम, प्लेटिनम, एजी मतलब सिल्वर, सीडी मतलब कैडमियम, ओके। आगे देखो, इसकी ट्रिक क्या होगी, ला हफ्ता वर्णारे, ला हफ्ता वर्णारे, उसे इधर पटक, उसे इधर पटक, उधर हटा, इधर पटक, रुक जाओ, सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो लेंथनम, हाफनियम, ला हफ्ता वर्णारे, उसे इधर पटक, उधर हटा, ठीक है। और Hg क्या होता है बच्चों, मरकरी होती है। नाम देख लो, लेंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, ईडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, कर सकते हो। ये होता है बच्चों एक्टिनम, ये होता है रदरफोर्डियम, ठीक है, डिबेरियम। लेकिन आपको इसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप तो बस सिंपल लास्ट वाला याद कर लेना, यूयूबी करके बोलते हैं, इसका नाम होता है Cl, ठीक है। इनके नंबर ध्यान रखना बच्चों, ये होता है 31 to
सॉरी, ये होता है बच्चों 21 टू 30, ठीक है। ये होता है 39 टू 48, समझ गया ना क्या बोल रहा हूं, 39, 40, 21, 22, इधर देखो, ये होता है बच्चों। नेक्स्ट, अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो अब यहां बात कर रहे हैं हम लोग लेंथनम के बारे में, ठीक है। तो लेंथनम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है बच्चों 57, कितना होता है 57 होता है, और ये होता है प्यारे बच्चों 72, और ये कहां तक चलता है 80 तक चलता है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये होता है बच्चों 89, ठीक है, और ये होता है बच्चों 1042 टू 1112। तो सर एक बात बताओ, यहां कुछ नंबर मिसिंग हो रहे हैं। अरे ये जो नंबर मिसिंग हो रहे हैं ना बच्चों, यही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये देख रहे हो, ये जो नंबर यहाँ पर ये मिस हुए, ये वाले, ये जो नंबर आपको मिसिंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कहां से कहां मिस हुए हैं बच्चों, यहाँ पे ये 58 टू 71 तक मिस हुए। इनको कहते हैं हम लोग लेंथेनॉइड्स। और अगर चेक कर रहे हो तो कुछ नंबर यहां पे भी मिस हुए, 90 टू 103 तक। इन नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों एक्टिनोइड्स। ये सारी जनरल चीजें आप लोगों ने 11th में सुनी है, अगर नहीं सुनी है तो भी आपको इतना तो भैया अब पता होना चाहिए, ठीक है, वरना चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। ये देखो, ये थर्ड ग्रुप होता है, वर्ग। ये क्या बेटा, वर्ग का संख्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इनके नाम भी होते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड बी, इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट बी, इसको बोलते हैं बच्चों सेकंड बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, इसको बोलते हैं बच्चों फोर्थ बी। ये होता है सेवंथ बी। और ध्यान रखना, एट्थ बी में 3 लोग होते हैं, ये 3 लोग होते हैं। कहानी क्लियर हो गई क्या, कि भैया किसमें कौन रहता है, क्या रहता है, याद रखोगे। ये जो टीसी दिखाई दे रहा है टेक्नीशियम, ये प्यारे बच्चों फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा है, फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फर्स्ट रेडियो एक्टिव तत्व है। ये जो आपको फर्स्ट बी दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है बच्चों सिक्का धातु। क्या कहलाती है, सिक्का धातु। क्लियर हो गया। ये जो आपको डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये सब 11th की बातें बता रहा हूं, अभी तो 12th घुसूंगा, है ना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इतना होता है n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो अपने को पता होना चाहिए, याद रखना है आपको। ठीक है भैया, कहानी समझ में आ गई क्या, कर लोगे ध्यान से, ये डी का होता है, ठीक है, ओके डन। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कहां आता है, कैसे होता है, किसकी पोजीशन क्या होती है, ये अपने को इतना तो पता रखना ही रखना है, हर समय पता रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे डिस्कस कर लें, आगे बात कर लें, आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। देखो यार, आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे तो 3D 4D 5D का तो याद रहना चाहिए, एग्जाम में आता है, लेकिन देखो मेनली जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर समय पता होना चाहिए, वो कौन सा है, 3D वाले। 3D वाले बोले तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये तो आपको हर समय याद होनी चाहिए। आते हैं आपको, सभी के आगे आर्गन कॉमन ले लो, ठीक है, ये सबके आगे कॉमन लेना है आपको, आर्गन, ओके। यहां लिख लो बच्चों 3D, यहां लिख लो बच्चों 4s, सभी के आगे क्या लिख लो 3D। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आने वाला है जो अभी कवर कर लेंगे, एक बार ये सारी बातें सीख लो, क्योंकि जब थ्योरेटिकल पार्ट आएगा तो उसमें बस अपने को पढ़ के समझना ही तो है, और करना क्या है भाई। बोलेगा उत्प्रेरक के गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, रंगीन गुण प्रवृत्ति क्या होती है, चुंबकीय गुण क्या होता है, सीधा सीधा पढ़ना रहेगा। देखो बच्चों, सभी में क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख दो, सबके एस में 2 2 कर दो।
इसमें बच्चा लोग दो लोग अपवाद हैं। ये जो दिख रहा है आपको क्रोमियम और एक दिख रहा है कॉपर, ना जाने कितनी बार एग्जाम में आपसे पूछ चुका है। इनका इसका विन्यास एक्चुअली में होता है बेटा 3d5 4s1 अर्धपूरित के कारण, तो ये मत करना, और इसका भी ये ना होकर कितना होता है 3d10 4s1। ये होता है बच्चों पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, और ये होता है बच्चों अर्धपूरित विन्यास के कारण। ठीक है, तो ये विन्यास अपने को ध्यान रखने की किस तरीके से लिखे गए, क्या किए गए, एक बार आप इसको देखो। ठीक है, फिर बच्चों आगे बात करते हैं। हाँ भाई, यहां तक कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, चलो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है बच्चों, स्कैंडियम से लेके यहां तक। और वैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो सारी देख लो, लेकिन देखो मैन अपने को याद कर लेना, जैसे दिमाग लगाओ ना, जैसे ये लाइन देखो कॉपर एजी और एयू की लाइन देखो, देखो इसके देखो ना 4s में और इसके देखो 3d में कितना है प्यारे बच्चों, तो s में हमेशा 1 है और d में कितना है बेटा यहाँ पे 10 है। तो इन तीनों को साथ याद रखना। क्यों आगे आऊं 101 रुपए लेने, क्या याद रखोगे? क्यों आगे आऊं, क्या याद रखोगे? क्यों आगे आऊं 101 रुपए लेने। खत्म कहानी। कौन कौन है? कॉपर, एजी और एयू। तीनों में क्या कॉमन है कि भैया डी में 10 है, एस में कितना बच्चों 1 है। बस बदलेगा क्या, यहाँ 4s 3d है, नीचे क्या 5s 4d हो जाएगा, नीचे cs 5d हो जाएगा। बस खत्म कहानी, इतनी सी कहानी है। ठीक है, आगे देखो एक लाइन याद रखो, कर मौत से वफा। देखो ना, अब इसमें देखो ना, कर मौत से वफा में देखो, कर मौत से वफा, कर मौत से वफा, तो कर मौत से वफा में कौन है? कर मौत से वफा, तो यही तो है। तो यहां पर क्या बेटा देखो, इन दोनों में क्या है D5 इन दोनों में, और S कितना है 1 है, लेकिन यहां रखना D में कितना है 4 और S में कितना होता है 2 होता है। देखो ये रहा, समझ गए? तो ऐसे याद रख लेना, मैंने मौत से कब वफा की है? जब मैं 51 साल का था, और जिससे की वो कितने साल की है? 42 की है, लेकिन नैन सर की बीवी 41 साल की ऐसे याद कर लेना। लेकिन वेरीफाई कब की? कर मौत से वफा, तो कर मौत से वफा 51 साल में, और वेरीफाई जिससे कि वो कितने की? 42 की है। कर लोगे? ये जो जो कह दिया वो याद रखना है अपने को हमेशा, क्योंकि एग्जाम में यहां से, क्योंकि ये सब क्या है एक्सेप्शन वाले लोग ज्यादा हैं, इसे ध्यान रखना। ये देखो, नहीं, इसको भी याद रखना, नहीं पढ़े तो मत पढ़। क्या याद रखोगे? नहीं पढ़े तो मत पढ़, नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाना 10। सुनना क्या बोला, नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर कितने लेके आएगा भैया? 10 लेके आएगा। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाना 10, नहीं पढ़े तो मत पढ़। ये भी नहीं दिख, कलर नहीं दिख रहा है, कोई कलर नहीं चल रहा है इसके ऊपर, हद। यहां लिख दो, नहीं पढ़े तो मत पढ़, नहीं पढ़े तो मत पढ़, मत पढ़, नंबर लाना कितने? 10। और 10 नंबर कैसे लेके आएगा? देखो 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 देखो, 8 9 10। देखो कैसे, देखो ये क्या है, देखो ये है निकल, ये है पीडी, ये है पीटी, ये डी है, और ये क्या बच्चों? एस है। देखो कितने नंबर लेके आने? तो 8 9, देखो 8 9 10 ऐसे, देखो 8 9 10, तो ये 2, ये 0, ये 1, टोटल हमेशा कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 10 ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना यहाँ पर, देखो पीडी दिख रहा है, प्लेटिनम, प्लेटिनम में क्या एस में कितने होते हैं? 0 होते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो मैंने सर्कल लगाया आपको बस वही ध्यान रखना है। मेन मुद्दे मैंने बता दिए आपको, जो आप ध्यान रखना। पहले मैंने आपको पूरी याद करवा दी है, बाकी में एक्सेप्शंस याद रखना। ठीक है, तो ये थे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अपने को आइडिया रखना है, अपने को पता रखना है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एफ ब्लॉक के तत्वों पे। चलो एफ ब्लॉक को बाद में ले लेंगे, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है बच्चों, कैसे किया, क्या किया, क्यों किया? ठीक है, तो एक बार देख लेना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्वों की, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। हम संक्रमण तत्वों के सारे सामान्य गुणों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि संक्रमण तत्व के कौन कौन से सामान्य गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 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 सर कौन कौन से? जैसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था,
या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने आपको बता दी इनके कैसे होते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, अब यहां से थोड़ी थियरी चालू होगी। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, रंग, उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। तो ये कौन सा गुण हो गया प्यारे बच्चों? उत्प्रेरकीय गुण हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो अपने को ध्यान रखनी है, चुंबकीय गुण हो गया, रंग हो गया, उत्प्रेरकीय गुण हो गया, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु का निर्माण, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है और भी इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन ये मैन है। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तंत्र सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, तो इन सामान्य गुणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, क्योंकि यहां से थोड़ी सी थियरी स्टार्ट होगी। यहां पर देखो बेटा, मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है चुंबकीय गुण से, कई बार आता है कि कौन सा चुंबकीय गुण दर्शाता है, कौन सा नहीं दर्शाता है। तो हम एक एक को लेते हैं। देखो बेटा, थियरी तो थियरी को थियरी के हिसाब से खत्म करेंगे। ओके, आ जाओ। देखो, परिवर्तनशील अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो देखो, इनमें क्या होता है, N-1D और NS कक्षक होता है, ठीक है। N-1D और NS कक्षक जो आंशिक रूप से भरे हुए होने चाहिए। मतलब D में 1 to 9 और S में भाई 0 से 2 होता है, आप सभी जानते हो। तो अगर ये आंशिक भरे हुए होते हैं तो D कक्षक क्या होता है बेटा? आंशिक भरा हुआ होता है, जिससे ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्योंकि भैया देखो, दोनों में ऊर्जा का अंतर बड़ा कम होता है, तो भैया S के इलेक्ट्रॉन D में जा सकते हैं। तो इन्हीं के कारण ये क्या दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो डी ब्लॉक तत्व आंशिक भरित विन्यास के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। ये दो प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। या तो ये बहुत ज्यादा दिखाएंगे, तो ज्यादा किसके कारण दिखाएंगे? NS के कारण। अधिकतम किसके कारण दिखाएंगे? दोनों को मिला के, NS इलेक्ट्रॉन N-1D, मतलब इन दोनों के कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवस्था दिखाते हैं। जैसे Mn प्लस का 7 दिखाता है, कॉपर प्लस का 1 भी दिखा सकता है। दिखाने को कोई +1 वाला भी है, कोई +7 वाला भी है। तो अगर छोटी दिखा रहा है तो NS इलेक्ट्रॉन, केवल NS के इलेक्ट्रॉन भागीदारी कर रहे हैं, तभी वो छोटी दिखा रहा है। बड़ी दिखाने का रीजन क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे भागीदारी दिखा रहे हैं। कर लोगे तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनीयता या परिवर्तनशीलता जो संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है, डी कक्षों के अपूर्ण भरने से उत्पन्न होती है। मतलब अगर डी कक्षक भरा हुआ होगा, पूरा भर गया, जैसे देखो एग्जांपल समझो, जैसे जिंक हो गया, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये नहीं दिखाते। जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात करूं तो इनके डी में कितने होते हैं बेटा? 10 और एस में कितने होते हैं बच्चों? 2। तो ये परिवर्तनशील नहीं दिखाते हैं। परिवर्तनशील, अभी सिर्फ अभी जिंक की बात कर लेते हैं ना। किसकी बात करते हैं? जिंक की। देखो, जिंक में कितना कितना होता है बेटा? D10S2 में पूरा भरा हुआ होता है। ये परिवर्तनशील नहीं दर्शाते। एक स्कैंडियम और एक ये वाला, ये नहीं दिखाते। ठीक है बच्चों, तो देखो कौन कितने दिखाता है। तो अपने को ये देखो, आप एक काम करना, एक लाइन याद कर लो, ऐसे याद कर लो। देखो देखो, एक स्कैंडियम है और एक जिंक है, यही केवल ऐसे जो +3 +2 दिखा रहे हैं। मतलब ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते, बाकी सारे दिखा रहे हैं। देखो, +2 से याद रखो, +2 +3 +4, एक बढ़ा दो, +2 +3 +4 +5, एक और बढ़ा दो, +2 +3 +4 +5 +6, एक और बढ़ा दो, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो हाईएस्ट देखो ना, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना 3D श्रेणी में, ध्यान रखना 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दिखाता है? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है प्यारे बच्चों Mn। कितना दिखाता है? +7। लेकिन 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 सवाल को ढंग से पढ़ना, डी ब्लॉक में
उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? तो बेटा ऑस्मियम एंड रुथीनियम। कितना? +8। सवाल को ढंग से पढ़ लेना। पूरी डी ब्लॉक में पूछे तो ऑस्मियम रुथीनियम, केवल 3D में पूछे तो Mn। ठीक है। सी, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। नहीं दर्शाते। कौन कौन है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, एक है स्कैंडियम और एक कौन है बच्चों? जिंक। सबसे कम कौन दिखा रहा है? तो कॉपर दिखा रहा है। कितनी दिखा रहा है? तो भैया +1 दिखा रहा है। निम्नतम कौन है? निम्नतम अरे सिंपल है, टाइटेनियम याद करो, +2 +3 +4 फिर +5 +6 +7। फिर देखो +2 +3 +2 +3 +2 +3 कॉमन चल रहा है और +4 सब में भी है। ठीक है बच्चों, ये जो ब्लैक कलर देखो कुछ डार्क ब्लैक लिखे हुए हैं। डार्क ब्लैक का मतलब ये कि अधिकतर यही दिखाता है। देखो जैसे मान लो टाइटेनियम है, दिखाता +2 +3 +4 तीनों है, लेकिन ज्यादातर कौन से दिखाता है? +4 दिखाता है। ज्यादातर की बात समझते हो कि ज्यादा किस में रहता है? और जैसे मेरे 2 घर हैं, एक गांव का घर और एक जहां मैं भी रहता हूं। मैं ज्यादा कहां रहता हूं? अपने मेन घर में रहता हूं। कभी कभी मैं दूसरे घर में चला जाता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ओके, जैसे क्रोमियम देखो +3 और +6 ज्यादा दिखाते हैं। देखो मैं घोड़ा लगा देता हूं, ये जो सर्कल लगा है ये ज्यादा दिखाते हैं, मतलब अधिकतर इनमें पाए जाते हैं ये लोग। ये देखो निकल अधिकतर +2 में रहता है, ये भी अधिकतर +2 में रहता है। ठीक है भाई, तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे। ओके, क्लियर हो चुका है यहां तक? डन। आगे आ जाओ। अगला टॉपिक हम बच्चों पढ़ने वाले हैं चुंबकीय गुणधर्म। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय 2 प्रकार के हो सकते हैं। अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और जो चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तो देसी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होते हैं अनुचुंबकीय, तो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं, और जो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यह गुण परमाणु कक्षाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझते हो गया? जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, ये अकेला इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अकेले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। और ये होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, एक्चुअली यहां पे क्या लिखना था? अनुपस्थिति के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण प्यारे बच्चों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात और, अयुग्मित बोल दो या देखो, या युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, युग्मित इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित की अनुपस्थिति। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, युग्मित का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो होंगे ही नहीं, और होंगे तो देखो ऐसे जोड़े में होंगे, ऐसे जोड़े में होंगे। क्लियर हो गया? तो यहां तक ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चों, और एक बात बताओ, जिसके पास 10 होंगे, जिसके डी में 10 होंगे वो नहीं दिखाएगा क्योंकि 10 पूरा भर जाएगा, तो D1 से D9 तक दिखाते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना होता है, μ=√NN+2। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि भैया कौन अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय। कैसे? देखना, एक एग्जांपल दूं मैं आपको। जैसे मान लो मेरे को Mn+2 का पता करना है कि कैसी प्रवृत्ति का है। तो अगर मुझे बात पता चल जाए कि Mn+2 जो है वो कौन सी प्रवृत्ति का है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करो, Mn के बारे में लिखा करो। Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d और 4s, इसके पास 2, इसके पास 5। ठीक है, ये मैंने क्लास के शुरू में ही आपको पढ़ा दिया था कि Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आर्गन 3d5 या 4s2 होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये रहा Mn, ये रहा आर्गन।
आर्गन हो गया। लेकिन मेरे को +2 यहाँ पे +2 कर दो, +2 का मतलब पीछे से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाएगा बच्चों 3d5, d5 बन गया। अब बना लो 5 कक्षक, डी में 5 कक्षक होते हैं, हमेशा काम यही करना, कभी गलती नहीं होगी। 5 ही रहा, 1 2 3 4 5, तो इसमें n का मान कितना है 5, मतलब इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, म्यू इक्वल्स टू √nn+2। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, 5 + 2 बराबर √35, और √35 का मान हो जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे इकाई है। देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया था कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का कहलाएगा। इसका मतलब ये कैसी प्रवृत्ति का है बच्चों, ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और देखो 1-2 एग्जाम्पल, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, आराम से देख लो, आराम से देखो। देखो जैसे मान लो बच्चों मुझे निकालना है कोबाल्ट +2 का, तो पहले कोबाल्ट के बारे में लिखो, क्या होता है आर्गन 3d7 4s2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो याद होनी चाहिए बस। अगर 3d का ही पूछेगा आपसे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 3d का ही दे रखा है। क्या करोगे बताओ, आर्गन 2 निकाल दो यहां से, क्या बच जाएगा 3d7। सर अगर +3 होता तो सर ये +3 होता तो +3 ऐसे +3, तो बेटा यहाँ पे +3 कर देते, तो अब एक यहां से भी निकाल रहे होते। देखो तो 2 यहां से 1 यहां से, कितना हो जाएगा 3d6। समझ गए क्या, किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है? 2 हुआ तो पीछे से 2 निकाल दिया, 3 निकालने तो 2 यहां से और 1 यहां से। ये सब पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने, हाँ? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 4 है, 4 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया nn+2। पढ़ाया था कि n का मतलब क्या होता है, ये जो n होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और bm बोहर मैग्नेट्रॉन, bm इसकी इकाई होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो √4 4 + 2, तो यहां हो जाएगा बेटा √24 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। तो √24 का कितना होगा प्यारे बच्चों, √24 का जो रूट होता है वो 4.89 होता है। ओके आगे देखो, आगे समझो। मान लो आपको मैं बोल दूं, किसका बोल दूं मैं आपको, Zn+2 का बोल दूं। चलो कॉपर +1 का निकालते हैं एक बार, कॉपर +1 की बात कर ले। तो कॉपर का विन्यास कितना होता है बच्चों, आर्गन 310 4s1, तो कॉपर +1 का मतलब कितना हो जाएगा आर्गन d10, तो इसमें पूरा भरा हुआ है, और अगर ये पूरा भरा हुआ है बच्चों तो n का मान 0, तो म्यू का मान भी 0। म्यू 0 मतलब ये प्रतिचुंबकीय है। और ये कैसा है बच्चों, अनुचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय कैसे निकाल, सबको समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं करना है, विन्यास लिख दो, जितना पीछे पॉजिटिव है, जितने पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, एस में से 2, फिर आगे से भले निकालो, काम हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से हम चुंबकीय गुण निकालते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक क्या है अपना, तो अगले टॉपिक पे आ जाओ। अगला प्यार बच्चों रंग का, तो रंग की बात करेंगे हम लोग, कलर। देखो रंग की प्रवृत्ति भी बिल्कुल ऐसी ही है कि भैया कौन रंगीन है और कौन नहीं है, रंग की बात कर रहा है। 3 नंबर देखो यार, 2 तरह की प्रवृत्ति हो सकती है, या तो वो रंगीन होगा या वो रंगहीन होगा, और 2 ही तो प्रवृत्ति हो सकती है। या तो वो क्या होगा बेटा, रंगीन होगा, या वो रंगहीन होगा। रंगीन कब होगा, तो 2 कंडीशन होती है बच्चों। पहला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ये एग्जाम पूछेगा। और दूसरा, डी संक्रमण होना चाहिए। कैसा, डी संक्रमण होना चाहिए। अगर ये चीज है तो आराम से आप कर सकते हो। रंगहीन कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है बच्चों, अनुपस्थित होगा, तो ध्यान रखना वो भैया रंगहीन हो जाएगा, या तो युग्मित हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो।
और रंग होने के लिए दो कंडीशन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और डी संक्रमण। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे दूं ताकि आपके दिमाग में और बैठ जाए। जैसे देखो, हमसे पूछेगा, एक सवाल पूछेगा कि टाइटेनियम +4 रंगहीन है पर टाइटेनियम +3 रंगीन है, बोलेगा क्यों? रीजन बताओ भाई, ऐसा क्यों है? तो भैया कुछ नहीं करना है, सेम था जैसे पहले पढ़ा था। टाइटेनियम के बारे में लिखो, क्या होता है बोलो? आर्गन। स्कैंडियम टाइटेनियम यही होता है। टाइटेनियम +4 का मतलब बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल दो, दो यहां से तो 3d 0 4s 0। क्या जीरो है गया? क्या मतलब n का वैल्यू 0 है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बच्चों ये रंगहीन है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। बस बेटा यही तरीका और कुछ नहीं है, सेम। ठीक है, तो इधर देखो, टाइटेनियम +3 की बात करें, आ जाओ लिखो इसके बारे में। टाइटेनियम क्या होता है बच्चों बताओ? आर्गन 3d2 4s2 +3 का मतलब तीन निकाल दो तो एक फिर भी बच जाएगा। देखो ना, 4 में से गया 3 तो एक बच गया, इसका मतलब इसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बच्चों ये रंगीन प्रवृत्ति का। इसका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है, एक बात ध्यान रखना बेटा, रंगहीन दो लोग ही हो सकते हैं। रंगहीन कौन कौन हो सकता है? जिसके डी में 0 हो या जिसके डी में 10 हो। और रंगीन प्रवृत्ति का कौन हो सकता है बेटा? भैया जिसके डी में या तो 1 हो या डी 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। 1 हो तो भी 1 हो जाएगा। हर कंडीशन 1 और 9 तक जब भरोगे तो सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल कर लो, हमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि Mn+2 कैसा है, रंगीन या रंगहीन? तो Mn के बारे में लिखो, क्या होता बोलो? आर्गन 3d5 4s2 निकाल दो। आर्गन क्या 3d5 आ गया? देखो d5 आ गया, 1 और 9 के बीच में आ गया, मतलब रंगीन होगा। देखो ना, इसके डी में इलेक्ट्रॉन भर के देख लो आप, देखो 1 2 3 4 5, n में 5 है, मतलब ये कैसा है प्यारे बच्चों? रंगीन प्रवृत्ति का। ऐसी एक लिस्ट है, चाहो तो आप लिस्ट को भी देख सकते हो। देखो मैंने आपको बता दिया। कलरलेस का मतलब क्या है बच्चों? रंगहीन। देखो जैसे जिसके डी में देखो 0 आ गया, ये मैंने कैसे निकाला? मैंने निकालना सिखा दिया। अब जिसके डी में देखो बेटा 1 2 4, देखो वो कलर दे रहे हैं, देख लो कलर दे रहे हैं। ठीक है, देखो इन सब में कलर है, कोई ना कोई कलर आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? देखो D10 में देखो बेटा, ये कैसा है? कलरलेस, रंगहीन है। आपको ये कलर याद नहीं करने, ना आपको याद होंगे, आप सिंपल याद रखो कौन रंगीन और कौन रंगहीन है, बस इतनी सी बात याद रखनी और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है बच्चा, चलो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, आ जाओ, उत्प्रेरकीय गुणधर्म की बात करते हैं। देखो भैया, एग्जाम में आता है कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनके पास में बच्चों दो बातें होती। पहला, इनके पास दो कक्षक है, n-1d और ns, और दूसरा ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए बस यही एग्जाम का आंसर, कुछ आंसर नहीं है। दो दो मार्क्स के आते हैं बेटा, एक दो मार्क्स के आते हैं, इतना लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो संक्रमण धातु उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गतिविधि दिखाते हैं। क्यों बेटा? उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते, बस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो रीजन क्या है? एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था और रिक्त कक्षक की उपस्थिति। मान लो भैया Mn को देख लो, +2 में दिखाता, +7 में दिखाता है, कभी +2 से +7 में चला जाएगा, +7 से +2 में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम में सवाल आता है हैबर विधि के, देखो हैबर विधि में अमोनिया निर्माण के लिए हैबर विधि में बच्चों याद रखोगे कि अमोनिया निर्माण के लिए, हैबर विधि अमोनिया निर्माण के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हो? आयन। एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, संपर्क विधि में मैं इंग्लिश में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कभी कभार हैबर प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस इंग्लिश में लिख के देता है। ठीक है, संपर्क विधि में H2SO4 निर्माण में किस का काम लेते हैं बेटा? V2O5 का। ऐसी ऑस्टवाल प्रक्रम में
HNO3 के निर्माण में बच्चों किसका काम रहता है बेटा? प्लेटिनम का। इस तरीके से हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल के हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनीकरण, इसके अंदर क्या यूज लेते हैं बच्चों? निकल काम में लेते हैं। तो ये ध्यान रखना कि किसमें क्या काम में लेते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो चैप्टर ये बिल्कुल ऐसा ही है, तो अपने को भी ऐसे ही बिल्कुल पढ़ लेना है कि चैप्टर में क्या बोल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। अगला आ जाओ, अगला बात करेंगे अंतराकाशी यौगिकों का बनना। कि अब अंतराकाशी यौगिक कैसे बनते हैं? देखो यार, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। देखो इनकी जो संरचना होती है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक, मान लो ये आयरन की रॉड है, तो इसकी जो संरचना होगी देखो कुछ ऐसे होती है। देखो सुनना, ऐसे कुछ ऐसी संरचना होती है बच्चों इनकी। देखो ऐसे दिख रहा है आपको? कुछ ऐसी संरचना वाले ये होते हैं। देखो ऐसे दिख रहा है आपको? ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी संरचना होती है। अब देखो जब ये अपनी संरचना बनाते हैं तो बीच बीच देखो ये तो भरे, ये देखो ये सब ब्लॉक भरे हुए, टेंशन मत लो, ये खाली नहीं है, सब भरे हुए हैं। ये सब फुल्ली फिल्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं, ये सब ठोस का गोला होता है। लेकिन बीच में देखो ये जगह छूट गई, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान, ठीक है। अब देखो यार, अगर मैं अंतराकाशी स्थान पे हथौड़े से मारूं तो ये टूट जाएगा। आप ऐसे समझ लो, एक ईंट की दीवार है बिना प्लास्टर की और एक ईंट की दीवार है प्लास्टर वाली। मजबूत कौन सी है? प्लास्टर वाली। तो अगर आपको इसमें प्लास्टर करना है तो भैया फिर आपको इनको भरना होगा। तो जब जो इन इंतराकाशी स्थानों को जिन तत्वों से हम भरते हैं और बनने वाली यौगिक को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंतराकाशी यौगिक। बस ये देखो, ये भरे हुए थे। तो ये जो देख रहे हो ये जगह, ये देखो ये जगह, देखो ये जगह, देखो ये जगह जब पूरी तरह भर जाती है, देखो ऐसे भर गई। अब इन जगह में क्या भरे हो आपने? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, छोटे छोटे तत्व भर सकते हैं क्योंकि जगह छोटी है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? अंतराकाशी यौगिक। सही से में फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा है। अब आपने जगह भर दी है तो पहले के मुकाबले सॉफ्ट थे, अभी कठोर हो जाएंगे। समझ आ गई बात? तो पहले सॉफ्ट थे, इनके गलनांक पहले कम थे, ये गलनांक बढ़ जाएंगे, रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाएंगे। अब ये किसी से भी क्या नहीं करेंगे। देखो पहले तो जगह खाली थी, कोई आके घुस जाता था, अब कोई आके नहीं घुस पाएगा, कोई सैन नहीं मार पाएगा, इनको खराब नहीं करेगा कोई भी अब, ठीक है। तो कुल मिला के धातुओं के क्रिस्टल जालक के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन संपाक्षित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हम लोग अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होता है? असमीकरणित क्यों बोला प्यारे बच्चों? देखो ना, यहां पर कुछ छोटे छोटे तत्व भर रहे हो आप, हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, को दूसरा तत्व आके जा रहा है, इसको बोलते हैं असमीकरणित। ये इनके एग्जांपल है, इसमें से कोई भी 2-3 एग्जांपल अपने हिसाब से याद कर लेना। इसमें क्या होती है? चालकता सुरक्षित रहती है, जितने प्लस माइनस में थे उतने प्लस माइनस में रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन उच्च गलनांक हो जाएगा, कठोर हो जाएंगे, रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे। सक्रिय मत कर देना, सक्रिय तो था ऑलरेडी, घर में चोरी होने के ज्यादा चांस थे, अब ताला लगा दिया, अब नहीं कर पाएगा कोई, तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। मिश्र धातु का निर्माण देखो ना, देखो बेटा ये पूरे कॉपर का जालक था, देखो ना पूरा कॉपर का एक जालक था, देखो, लेकिन बीच बीच में हमने देखो इसमें क्या घुसा दिया बच्चों? जिंक घुसा दिया। तो मिश्र धातु का निर्माण कब होता है? जब समान, लगभग समान आकार के, ध्यान रखना बेटा, जब लगभग समान आकार के, जब हम परमाणु को आपस में क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, तो बनने वाले को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो एग्जाम में भी आता है सवाल कि यार मिश्र धातु ये बनाते ही क्यों है? क्योंकि आपस में ये छोटे छोटे आकार के होते हैं, लगभग समान आकार के होते हैं, तो आपस में एक जगह की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं।
तो इससे संक्रमण धातु क्या करती है, मिश्र धातु का निर्माण कर लेती है। तो संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है। क्यों? संक्रमण तत्वों की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है तथा उनके आकार लगभग समान होते हैं। इस कारण जालक में एक संक्रमण धातु परमाणु को आसानी से दूसरे संक्रमण धातु परमाणु से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसलिए इनमें मिश्र धातु बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब आप एक को हटा के दूसरे को आराम से डाल सकते हो। ठीक है, मिश्र धातु में घटक धातु का अनुपात निश्चित होता है। देखो ऐसा नहीं किसी भी अमाउंट में मिला दो, एक फिक्स अनुपात में मिलाते हैं, और ऐसा करने से कैसा हो जाता है बेटा, कठोर, और इनके गलनांक भी क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कहानी थी, याद रखोगे। जैसे ये देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जैसे कांसा, कॉपर और टिन होता है। पीतल, ये दुनिया पीतल की नहीं, दुनिया जिंक की है, तो कॉपर जिंक। ठीक है, गन मेटल में कॉपर जिंक के साथ टिन डाल देना। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक के साथ बेटा निकल डाल देना। देखो ना, जर्मनी का सिल्वर नहीं नहाता, क्या याद रखोगे, जर्मनी का सिल्वर नहीं नहाता। तो जर्मन सिल्वर देखो, कॉपर जिंक तो तीनों में कॉमन है। देखो ना, कॉपर, देखो कॉपर जिंक तो देखो तीनों में कॉमन है, इसमें क्या डाल देना, निकल। ठीक है, समझ गए। गन मेटल शांत पड़ा है, ऐसा मतलब शांत पड़ा है, बस हो गया। ये दुनिया पीतल की, दुनिया जिंक की है। कासा याद रहता है क्योंकि इसमें देखो कासा, सन, टिन ऐसे ना आता है इसके अंदर। ठीक है, इस स्टील में आयरन, निकल और कार्बन का मिक्सचर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, यहां से 1 नंबर का या आधे नंबर का क्वेश्चन आपके आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। देखो हमारा जो अगला चैप्टर है कौन सा, संकुल यौगिक। देखो जो इस तरीके से ब्रैकेट में होते हैं, अगर आपने कभी देखे होंगे, जो इस तरीके से ब्रैकेट में होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक। अब ये संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, उसका रीजन होता है। नंबर एक, इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण, रिक्त डी कक्षक या रिक्त कक्षक बोल सकते हो। बी, उच्च धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं प्यारे बच्चों, उच्च वैद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, और छोटा आकार रखते हैं। तो एग्जाम में आता है कि यह संक्रमण तत्व के लोग संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, जैसे ब्रैकेट वाले यौगिक क्यों बनाते हैं। हमारा पूरा चैप्टर ही संकुल यौगिक है, चैप्टर नंबर 5 जो अपना अगला चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, संकुल यौगिक वे होते हैं जिसमें धातु आयन अनेक ऋणायन या उदासीन अणुओं को बंधन करके अभिलाक्षी गुणों वाला संकुल स्फीयर बनाते हैं। दिमाग लगाओ ना, देखो ना, ये धातु देखो CN, CN, NH3, Cl, इनको कहते हैं लिगेंड। आगे चल के हम बोलेंगे इनको क्या बोलेंगे, लिगेंड। अब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो धातु के पास में क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, खाली कक्षक होने चाहिए, छोटे आकार का होना चाहिए, धनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए, तभी तो उदासीन और ऋणात्मक वाला आके लग रहे हैं। तो थोड़ी सी बातें ध्यान रखोगे। तो छोटा आकार, रिक्त कक्षक की उपलब्धता, उच्च आवेश घनत्व के कारण ध्यान रखना बच्चों, ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम में सीधा सा पूछेगा ये संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं और संकुल यौगिक क्या होते हैं। तो संकुल यौगिक क्या होते हैं बच्चों, जब धातु आयन एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर भैया लिगेंडों के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन्हीं को हम संकुल यौगिक कहते हैं। या लिगेंड को छोड़ के आप ऋणायन और उदासीन वर्ड भी यूज ले सकते हो। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बताई है, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलो भैया, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ओके, आ जाओ। एक बहुत ही बढ़िया सवाल पढ़ने वाले कि लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है। क्या बोला मेरा बच्चों, लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड संकुचन क्या होते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, लैंथेनॉइड संकुचन एग्जाम में आता ही आता है। लैंथेनॉइड संकुचन का फेवरेट क्वेश्चन भैया आता ही आता है। क्या होता है सुन लो। देखो, अगर आप सभी लोग एफ ब्लॉक में एक्टिनोइड सीरीज को जानते हो, एफ ब्लॉक में कौन सीरीज बच्चों, एफ ब्लॉक में ध्यान रखना, सीरियम 2 बेटा चलते हैं हम लोग यहां पे लुटेशियम तक। ये एफ ब्लॉक का लैंथेनॉइड सीरीज है। कौन सीरीज है बच्चों, लैंथेनॉइड से। देखो, तो ऐसा बोलते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ध्यान समझ लेना। ठीक है बेटा, नोट डाल के ध्यान रखना, दो छोटी छोटी बातें। एक होता है पहले जो प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है, प्रभावी
नाभिकीय आवेश, शॉर्ट में बोलते हैं जेड इफेक्टिव, 11th में था ये। इसके बढ़ने से बच्चों याद रखना साइज जो होती है, आकार जो होता है परमाणु का, वो घट जाता है। और एक होता है परीक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने के कारण जो साइज होता है प्यारे बच्चों वो कम होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ठीक है। ये बस बात याद रखनी है। एग्जाम से ये पूछेगा कि लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, तो आपको यही डिटेलिंग करके बतानी है कि भैया देखो, जब लैंथेनॉइड्स में बाएं से दाएं, बाएं से बोले तो लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो तो याद रखना बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब सुन लो, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं प्यारे बच्चों 4f में पाए जाते हैं, और जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो 5f में पाए जाते हैं। अभी मैं आपको इनके विन्यास पढ़ाऊंगा तो आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो 4f कक्षा f में होते हैं, तभी तो ये वो f ब्लॉक के तत्व हैं। और जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो 5f में होते हैं। तो क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से बेटा क्या होता है, देखो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन 4f के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण जो साइज होती है प्यारे बच्चों वो कम हो जाती है। देखो ना, अब खुद ही दिमाग लगा लो, मैंने अभी पढ़ाया कि अगर प्रभावी नाभिक की आवेश ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अगर ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, तो साइज कम होती है, छोटी होती है। और परीक्षण प्रभाव अगर ज्यादा होता है तो साइज बड़ी होती है। माफ करना है, गलत लिखवा दिया मैंने, साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें आकार बढ़ता है परीक्षण प्रभाव कारण, और जेड इफेक्टिव में क्या होता है बेटा, घटता है। तो एक बात दिमाग लगाओ ना, ये बड़ा हुआ और ये कम है, अरे ये बड़ा हुआ है तो ये कम है, तो जो बड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो ना साइज क्या हो जाएगी बेटा, कम। इसी को कहते हैं लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन, दोनों वर्ड याद रखोगे, ठीक है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं संकुचन। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि लैंथेनॉइड्स में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, परंतु जो परीक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है, लेकिन वो परीक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आकार में कमी होती है। और यही चीज क्या कहलाती है, लैंथेनॉइड संकुचन या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। बच्चों भूलना मत। देखो यहां पे लिखा हुआ है लैंथेनम से लुटेशियम, देखो ये लैंथेनम से लुटेशियम। तो आयनीय त्रिज्या में समग्र कमी लैंथेनॉइड्स के रसायन विज्ञान में एक अनूठी विशेषता है। इसमें क्या होता है, आंतरिक उपांतिक कोश 4a कक्षा द्वारा नाभिक के दुर्बल परीक्षण प्रभाव कारण, लिखा दिया था मैंने, देखो ये देखो ये लिखा, देखो 4f के दुर्बल परीक्षण प्रभाव कारण क्या होता है बेटा, लैंथेनॉइड श्रृंखला के आकार में आकुंचन या संचयी प्रभाव लैंथेनॉइड संकुचन कहलाता है। यही वाली बात बोल रहा है वो कि सीरियम से लेकर लुटेशियम तक जाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, 4f के दुर्बल परीक्षण प्रभाव कारण, 4f के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जो साइज है उसमें क्या होती है बच्चों, कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा लोग, कमी। और इसी कमी को हम किस नाम से देखते हैं बेटा, लैंथेनॉइड संकुचन के नाम से देखते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको आप 2 नंबर के मार्क्स, जो मैंने बात बोली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं तुम्हारे लिए 2-3 चीजें लेके आया हूं मैं, ठीक है। चलो, लैंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन 4f कोश में भरित होते हैं। मैंने अभी बोला था कि जो लैंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन थे वो कहां बढ़ते हैं बेटा, 4f में बढ़ते हैं, समझ गए। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ता है, और इस वृद्धि की क्षतिपूर्ति 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा परीक्षण प्रभाव के परिणाम में वृद्धि द्वारा होने की प्रत्यक्षा होती है। क्या बोल रही है, वापस सुनना कि यार बाएं से जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ता है। अब इस नाभिक के आवेश के बढ़ने से क्या होता है, आकार में कमी होती है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, परीक्षण प्रभाव आता है। तो परीक्षण प्रभाव जब आता है, लेकिन परीक्षण प्रभाव का देखो 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा परीक्षण प्रभाव के परिणाम में वृद्धि द्वारा होने की प्रत्यक्षा होती है। ये क्या बोल रहा है कि भैया जो प्रभावी नाभिक के आवेश है वो बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, परीक्षण प्रभाव। घर का बड़ा भाई कौन है, घर का बड़ा भाई है, समझ लो जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिक के आवेश। छोटा भाई कौन है, परीक्षण प्रभाव। बड़े भाई की धाक चल रही थी घर में, तो उसको रोकने के लिए कौन है, छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई खुद ही गरीब है, परीक्षण प्रभाव कम लगा, बढ़ना चाहिए था लेकिन कम लगा। क्या लिखा, हालांकि 4f इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव बहुत खराब होता है या कम होता है, खराब लिखना सही नहीं है, कम होता है।
लेंथेड श्रृंखला में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ लेंथेड से लुटेशियम तक त्रिसंयोजक आयनों की परमाणु और साथ ही आयन त्रिज्या में क्रमिक कमी आती है। देखो बेटा, या तो आप सीरियम से लुटेशियम बोल दो या +3 वाली बात बोल दो, सीरियम पे +3 लगा लो। ये आयनिक त्रिज्या होती है और वो ऊपर वाली सहसंयोजक होती है। इन दोनों की बात कर रहा है, इसमें क्या होती है बेटा, कमी होती है। साइज में क्या होती है बेटा, कमी होती है। इसी बात को क्या बोलते हैं, लेंथेड संकुचन। सिंपल याद रखो, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है। अब उस प्रभावी नाभिक के आवेश की वृद्धि जो बढ़ रहा है उसकी क्षति पूर्ति के लिए कौन आता है, प्यारे बच्चों, परीक्षण प्रभाव आता है। लेकिन परीक्षण प्रभाव यहाँ पे 4F का दुर्बल होता है, जिससे आकार में प्यारे बच्चों वृद्धि नहीं होती, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को ही क्या कहते हैं हम लोग, इस कमी को ही हम कहते हैं लेंथेड संकुचन। इसके कारण जर्कोनियम और हाफनियम का आकार, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, का आकार लगभग समान होता है। क्या था बच्चों, लगभग इक्वल होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ओके, चलिए भाई, चाहो तो घनत्व पढ़ लो। घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बट्टा आयतन, m/v, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। ठीक है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। तो एग्जाम में वैसा कभी आया नहीं, लेकिन ध्यान रख लेना आप लोग, क्या है यहाँ पे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आयतन घटता है और परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, इसलिए आवर्त में घनत्व क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो ना, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, देख रहे हो, घनत्व में वृद्धि हो रही है। निकल और कॉपर की क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको याद ही करना ही है, कुछ इसका इलाज नहीं मेरे पास में, याद ही करना रहेगा। 3D में न्यूनतम घनत्व किसका होता है, स्कैंडियम का। 3D में न्यूनतम घनत्व, देखो 3D में पूछ रहा है, कौन है बेटा, निकल की बात कर रखा है यहाँ पे। उच्च घनत्व वाले तत्व कौन से होते हैं, ऑस्मियम और एडियम होते हैं। ठीक है, तो थोड़े से टॉपिक्स है जो अपने को ध्यान रखने। न्यूनतम नहीं बेटा, बराबर, बराबर, न्यूनतम हटा दो, यहाँ पे समान है ना, यहाँ पे समान लिखना था। समान घनत्व किसका होता है, इन दोनों का होता है। ठीक है, तो आपको यही टॉपिक मेजरली पढ़ने की जरूरत थी, बाकी आपको यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, चलो, कहानी यहां तक समझ में आ गई क्या, कहानी क्लियर है। एक बार आप इस वाले को पूरे अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए, हाँ, यहां तक कहानी क्लियर है, कर लोगे। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखना, ये जितने भी गुण आपको पढ़ाए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, इसी तरीके से हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जाने वाले हैं हम लोग। और अब हम डिस्कस करने वाले प्यारे बच्चों, कुछ जैसे पदार्थ और कुछ ऐसे यौगिक आपको दे रखे हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे एग्जाम में पूछता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट कैम्बिनोफोर को कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या ऑक्सीकरण अवस्था रहती है, तो बेटा आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, MnO4- की, MnO4 2- की। ठीक है, आ जाओ। जैसे अगर आपको कैम्बिनोफोर बनाना तो कैसे बनेगा, देखो बेटा, हम लेते हैं MnO2, क्या लेते हैं, MnO2। ठीक है, ठीक है, MnO2 में क्या करते हैं, हम डालते हैं बेस KOH और उसमें डालते हैं ऑक्सीजन। आप चाहे बैलेंस याद मत करो, बैलेंस रहने दो आप, लेकिन तरीका ध्यान रखो कि मैंने क्या लिया, MnO2, उसमें डाला बेस, बेस अब KOH भी हो सकता है, NOH भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे KOH यूज करते हैं और डालते हैं ऑक्सीजन। जैसे डालोगे तो ये जो MnO2+4 वाला है बच्चों, वो चेंज हो जाता है K2MnO4 के अंदर, और K2MnO4 में MnO4 पे 2- का चार्ज होता है, ध्यान रखना। अब देखो, ये जो MnO4 2- आया, उसको देते हैं प्यारे बच्चों हम लोग एसिडिक मीडियम H+, और यहां बना लेते हैं MnO4-। और इस MnO4- की अगर बात करें तो Mn पे होता है यहाँ पे +7, यहां होता है +6, और उस Mn पे होता है पे +4। जैसे मैंने कहा MnO2 पे क्या होता है बच्चों, तो इस पे होता है +4। MnO4 2- पे क्या होता है बच्चों, +6। MnO4- पे क्या होता है बच्चों, +7। तो ध्यान रखना, +4 +6 में बदलता है, +6 वाला +7 बदलता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि MnO2 को बदलना है MnO4 2- में, MnO4 2- को कैसे बदलना बच्चा, MnO4- के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कर लोगे ध्यान से। देखो, और भी जो मेजर चीज यहां पे पूछी जाती है वो इसकी स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर अपने को याद रखनी है। ठीक है,
देखो बेटा ये स्ट्रक्चर है, यहां पर जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये बच्चों MnO4 2- की चतुष्फल की संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है बच्चों? चतुष्फल की। ठीक है, क्या होती है? चतुष्फल की। ग्रीन कलर का होता है, ये किसकी है? MnO4- की। ये पर्पल कलर का होता है और ये भी संरचना जो रखता है वो भी रखता है चतुष्फल की। दोनों की संरचना चतुष्फल की होती है। एग्जाम में इन दोनों की संरचना आती है, पूछी जाती है कि MnO4 2- और MnO4- की संरचना क्या होती है। ठीक है, ये मैग्नेट आयन होता है। कौन सा आयन होता है बच्चों? ये मैग्नेट आयन होता है। और ये होता है प्यारे बच्चों पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन होता है, कर लोगे ध्यान से। मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन चतुष्फल की होते हैं, पहली बात। ठीक है, आबंधित ऑक्सीजन के पी कक्षक और मैग्नेट के डी कक्षक अति व्यापन द्वारा बनते हैं। क्या पूछता है कि जो डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड कैसे बना है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पी और डी कक्षक के अति व्यापन से बना है। ठीक है, हरा मैग्नीज एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होता है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण पर मैग्नेट ध्यान रखना, पर मैग्नेट प्रतिचुंबकीय होता है और जो मैग्नेट होता है मैग्नेट वो कैसा होता है प्यारे बच्चों? अनुचुंबकीय होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, भूलना मत। एग्जाम में पूछता है ये वाली बात कि मैग्नेट आयन कैसी प्रवृत्ति का होता है और पर मैग्नेट आयन कैसी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही सिलेबस में आता है K2Cr2O7 भी आता है। देखो कैसे आता है, देखो एग्जाम में पूछा गया सवाल प्यारे बच्चों, क्रोमाइट एस्क किससे बनता है? ये देखो इसको कहते हैं क्रोमाइट एस्क। ये क्या होता है? क्रोमाइट एस्क। कैसे बनेगा? क्रोमाइट एस्क में हम डालते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन, और करवा के हम बनाते हैं Na2CrO4। ये जो Na2CrO4 बना, इसमें CrO4 पे 2- हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही Na2CrO4 बनता है उसमें H+ मिला के हम बनाते हैं Na2Cr2O7। अब ये Cr2O7 पे बच्चों 2- है, मतलब देखो ना, CrO4 से आपने क्या बना लिया? Cr2O7। अब इस Na2 को हटाने के लिए इसमें डालते हैं KOH, K डाल देते हैं। और जैसे ही के डालते हैं या के डालते हैं, मतलब KCl डालते हैं, वो KCl क्या करते हैं? सोडियम को रिप्लेस करके क्या बनाता है? K2Cr2O7 बनाता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा FeCr2O4 से क्या है प्यारे बच्चों? FeCr2O4 से क्या बनता है? Na2CrO4 बनता है। फिर इस Na2CrO4 किसमें चेंज करते हैं? Na2Cr2O7 बनता। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपने क्या बनाया? FeCr2O4 किसमें चेंज होता है बच्चों? ये चेंज होता है यहां पर Na2CrO4 में। ये जो Na2CrO4 है वो किसमें चेंज होता है बच्चों? Na2Cr2O7 में। लास्ट में इसमें आप क्या मिलाते हो? KCl, वो किस में बदल देता है इसको? K2Cr2O7 में। ठीक है, ध्यान रखोगे क्या? ठीक है, ओके सर, आगे आ जाओ। इसकी संरचना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप CrO4 2- को, ये होता है प्यारे बच्चों, देखो ये होता है क्रोमेट आयन। कौन सा आयन होता है? क्रोमेट आयन। और ये होता है बाइक्रोमेट। ठीक है, डाइक्रोमेट बोल दो, बाइक्रोमेट बोल दो। अगर आप क्रोमेट आयन को एसिडिक मीडियम दोगे तो वो डाइक्रोमेट बदल जाएगा, और डाइक्रोमेट को अगर आप बेसिक मीडियम में दोगे तो वापस वो क्रोमेट बदल जाएगा। दोनों का इंटरचेंज ध्यान रखना। ठीक है, ये क्रोमेट आयन की संरचना है बच्चों, और ये डाइक्रोमेट आयन की संरचना है। दोनों संरचनाएं ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? Cr2O7 2-, और इसमें क्या होता है? CrO4 2-। ठीक है, डन है। चलिए, तो यहां तक आपको जो मैंने पढ़ाया बताया आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब एफ ब्लॉक। देखो, अगर मैं एफ ब्लॉक पे जाऊं तो एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 3rd बी से। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। 3rd बी से स्टार्ट होता है, ध्यान रखोगे। इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है बच्चों लेंथेनॉइड, और एक इसमें पाया जाता है एक्टिनॉइड। तो एक इसमें लेंथेनॉइड है और एक इसमें क्या होता है? एक्टिनॉइड होता है। ठीक है, लेंथेनॉइड होता है सीरियम से लुटेशियम तक, और एक्टिनॉइड होता है बच्चों यहां पर, ये हो गया सीरियम से लुटेशियम, ये हो गया थोरियम टू लॉरेंशियम, 2 होता है। ठीक है, 58 to 71, और ये होता है 90 to 103। एलिमेंट के नाम आपको याद है क्या किसी को? मैं दिखाता हूं आपको, देखो
तरीका भी सिखाता हूं, याद कैसे करोगे। लैंथेनोइड्स के एलिमेंट्स ये होते हैं, देखो बच्चों, एक छोटी सी पॉइंट आपके लिए, एक मतलब छोटी सी क्या सुना दूं, क्या कहते हैं उसको, पोइट्री बोल दो या छोटी सी एक शायरी आपके लिए, कि सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। सर ये क्या है? अरे भैया ये आपके लिए नहीं था, लैंथेनोइड्स के लिए था। देखो, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब। कर लोगे ध्यान से, देखो ना, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, होलियम, इर्बियम, थूलियम, इटरबियम एंड लुटेशियम। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। देखो बेटा, इसमें प्रोमीथियम एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है। पीएम साहब, प्रोमीथियम साहब एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है, पूछा गया एग्जाम में सवाल है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है N-2 1 to 14 N-1D 0 से 1 एंड NS2। और जो एक्टिनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है N-2F 1 to 14 N-1D 0 से 2 और ये होता है बेटा NS2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो, इनको दुर्लभ, अति दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, अति दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ अब बात करेंगे एक्टिनोइड्स की। चलो, तो एक्टिनोइड्स की बात कर ले। एक्टिनोइड्स में क्या होता है बच्चों, तो इसको ऐसे याद रखना, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, थोड़ी सी बड़ी टिप है लेकिन याद कर लो, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे। कुछ लोग कच्चा आम पक्के आम से भी याद कर रखे हैं, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, ये याद होगी ना। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब। कर लोगे, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरे अमेरिकन सीएम के बैंकों को चोरों से आइंस्टीन, फर्मी, मेंडल, नोबल और लॉरेंशियम बचाएंगे। कर लोगे क्या? देखो ना, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरे अमेरिकन सीएम के बैंकों को चोरों से आइंस्टीन, फर्मी, मेंडल, नोबल और लॉरेंशियम बचाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है। अब सुन लो, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम कहते हैं। परा यूरेनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे कृत्रिम तत्व हैं, क्योंकि ये सब क्या है बेटा? कृत्रिम तत्व है, मानव निर्मित तत्व है, हमने बनाए हैं इंसानों ने, और इंसान जो भी बनाता है विनाश करने के लिए बनाता है, क्योंकि सारे रेडियो एक्टिव तत्व बना दिए इसने। क्या बना है? सब रेडियो एक्टिव। यूरेनियम नहीं, यूरेनियम तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, धरती में मिलता है तो यूरेनियम, यूरेनियम के बाद हमने बनाया, याद रखोगे क्या? तो इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान रखना बेटा। एफ ब्लॉक का जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +3, चाहे वो लैंथेनोइड वाले हो चाहे वो एक्टिनोइड वाले हो, दोनों की क्या होती है बच्चों? +3 होती है। ठीक है, तो इतना अपने को ध्यान रखना है, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा। चलिए देख लो एक बार, याद कर लो, हो गया? हो जाएगा। चलिए, आइंस्टीनियम याद रखना, देखो इनके नाम भी यही, देखो आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। हो जाएगा यहां तक? क्या पढ़ाया, कैसे बताया, क्यों क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन सबको। आगे देखो, अब मैं आपको लैंथेनोइड्स के बारे में पढ़ा देता हूं,
लैंथेनॉइड्स के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है। एक्टिनेट का भले आप छोड़ देना, लेकिन लैंथेनॉइड्स मत छोड़ना, ठीक है। मुझे पता थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, आप ढंग से देख लो, लिख लो। सीने पर नदियां प्रेम के समय, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब। नंबर क्या बेटा, 58 टू 71 तक का नंबर है, ठीक है। अब देखो, एक काम करो आप, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो इसका जो विन्यास होता है बेटा वो होता है, देखो लैंथेनॉइड्स का जो विन्यास होता है वही होता है ज़ीनॉन 4f 5d 6s, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये छठे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। कौन सा आवर्त से, छठे आवर्त में होता है ये, और ये बच्चों 7वें आवर्त में होता है। तो देखो ना, इस 6 को इस सूत्र में रखो, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, यहां कितना हो जाएगा 5, यहां कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। तो 4f 5d 6s यहां पर पढ़ा जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, जीनोन, यहां क्या लिखेंगे जीनोन, यहां लिखेंगे 4f, यहां लिखेंगे 5d, और यहां लिखेंगे बच्चों 6s, ओके। सब में ये कॉमन है। मैं काम करता हूं, इस पूरे को ढंग से बना देता हूं। है ना जादू, देखो हो गया। 4f सब में कॉमन आएगा, 5f एंड 6s, खत्म कहानी, ठीक है। देखो जीनोन सब में कॉमन है बेटा, जीनोन सब में क्या है, कॉमन है। सबके एस में 2 कर दो, अब सुन लो डी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो 58 वाले में और नीचे क्या बेटा 71 वाला। तो एक काम करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, तो सीरियम गैडोलियम और लुटेशियम, इनके डी में 1 1 होता है, बाकी सबके 0 होता है। तो ये भी याद नहीं रखना। इसमें F2 और F8 नहीं मिलते, ध्यान रखना, एक F2 और एक F8 नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, बस अपने को याद रखना कि इसमें F2 F8 नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करें, देखो 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 7 7 यहाँ पे 2 बार आता है, 8 नहीं होता, क्या आएगा 9 10 11 12 13 14 14, याद रखोगे क्या, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको याद रखना, क्लियर हो गया। ऐसे याद रखो, देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब। 40 एलिमेंट्स आगे, 1 होता है, 2 नहीं होता, 3 4 5 6 7 7 8 नहीं होता, 9 10 11 12 13 14 14। देखो बेटा इतने कम समय में आपको ऐसे ही पढ़ा सकता हूं, आप समझो, वरना मैं आपको अगर यही चैप्टर 6 7 8 घंटे में अगर मैं आपको पढ़ाता, अगर आप पढ़ते, अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको आनंद आ जाता। लेकिन यहां हम रिवीजन कर रहे हैं, मतलब मैं आपको 1 घंटे 10 मिनट में आपको एक ऐसी चैप्टर दे रहा हूं कि आप इस 1 घंटे 10 मिनट पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो भैया। मतलब आपने पहले पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा होगा तो भी काम चल जाता है इसमें, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देख लो, ठीक है। देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां से ध्यान करो, देखो इसको टारगेट कर लो, +3 सबकी कॉमन है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था पूरे में सब में कॉमन है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था सब में कॉमन आती है,
समझ गए क्या? अब सुन लो, जीडी के नीचे +4 है, जीडी के ऊपर इसको टारगेट रखना, इसके ऊपर +2 वाले आते हैं, ये सब ध्यान रखना। नीचे से एक छोड़ के +2 वाले हैं ये, इसके अलावा दिखाते हैं। ऊपर वाले तीनों +4 वाले। तो क्या ध्यान रखना है? सीरियम हो गया, प्रेसियोडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, ये तीन हो गए। नीचे कौन है? टर्बियम और डाइस्पोरियम हो गया, ये +4 वाले, सॉरी +4 वाले, ठीक है। +2 वाले कौन से? तो यूरोपियम हो गया और समेरियम, समेरियम, यूरोपियम, और नीचे से बच्चों दो, इटर्बियम और थूलियम, ये एक्स्ट्रा वाले जो +2 भी दिखाते हैं। तो ये एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं सवाल है, भाई एक्स्ट्रा वाले और कौन कौन से, तो अपने को सब ध्यान रखना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, आप अब इन सब चीजों को ध्यान रखना। ओके, अब ये कुछ पॉइंट से चाहो तो आप पढ़ लो। ये किसके हैं बेटा? एफ ब्लॉक वालों की बात की जा रही है। किसकी बात कर रही है? लेंथेट्स वालों की। लेंथेट्स के सामान्य गुण की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये बिजली के सुचालक होते हैं। कई त्रिसंयोजी लेंथेट्स आयन के ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में रंगीन होते हैं, ठीक है। इन आयनों का रंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इनका जो रंग होता है वो अयुग्मित एफ इलेक्ट्रॉन का, और इनमें एफ संक्रमण होता है। कैसा होता है? एफ संक्रमण। डी में कैसा होता है? डी संक्रमण। एफ में कैसा होता है? एफ संक्रमण। तो गलती मत करना, ठीक है। लैंथरम +3 और लुटेरियम +3 आयन कोई रंग नहीं दिखाते, क्योंकि ये बाकी के रंग दिखाते, क्योंकि ये कैसे होते हैं बेटा? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। नियोडाइमियम में अनुचुंबकीय अधिकतम होते हैं। अपने को निकालना नहीं, बस अपने को ध्यान रखना। आप निकालना करना चाहो तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन पॉइंट्स के बारे में बस ध्यान रखोगे। आज एक चीज और देखो, अगर आप लैंथेनोइड्स की हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराओ तो LnX3 बनता है, वाटर के साथ कराओ तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कार्बन के साथ कराओ, देखो कार्बन के साथ कराओ तो आपको कार्बाइड मिलते हैं, नाइट्रोजन के साथ कराओ तो नाइट्राइड मिलते हैं, सल्फर के साथ कराओ तो सल्फाइड मिलते हैं, ओ से कराओ तो ऑक्साइड मिलते हैं, और एसिड के साथ कराओ तो H2 गैस बाहर निकलती है। कभी कभार एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाता है, कभी कभार आया हुआ, हमेशा नहीं आया हुआ है, कभी कभार पूछ सकता है कि भैया जब लैंथेनोइड्स की रिएक्शन हमने वाटर से कराई तो बताओ क्या बनेगा? तो लैंथेनोइड्स कार्बन से कराई तो क्या बनेगा? कार्बाइड। तो अपने को छोटी छोटी बातें याद रखनी है, और इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना। लैंथेनोइड्स का उपयोग प्लेट और पाइप के लिए मिश्र धातु स्टील के उत्पादन के लिए किया जाता है। एक सुप्रसिद्ध मिश्र धातु है इस मिश्र धातु, जिसमें लैंथेनोइड्स की धातु 95% और बाकी का परसेंट क्या है? लोहा। एग्जाम में आता है कि मिश्र धातु में क्या होता है, तो 95% लैंथेनोइड्स होते हैं और 5% क्या होता है? बाकी का लोहा, बाकी कुछ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के कुछ अंश पाए जाते हैं। ये कहां काम में आते हैं? तो जो खोल बनती है ना, गोली बंदूक की खोल बनाने के लिए बड़ा यूज होता है, ठीक है। तो गोलियों के खोल और हल्के फिलेंट या फिलामेंट बनाने के लिए यूज होता है, तो ध्यान रखोगे इसको, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से बताई है, एक्सप्लेन की है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने क्या बताया, क्यों बताया, ठीक है। तो इन सब चीजों का बच्चों तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बातें और बता देता हूं, ध्यान रख लेना, अगर आप ध्यान रख सकते हो तो नोट डाल के। देखो नेप्टूलियम और प्लूटोनियम जो होते हैं प्यारे बच्चों, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। कितनी? +7 तक। कौन? नेप्टूलियम, प्लूटोनियम। तो एफ ब्लॉक में हाईएस्ट दिखाते हैं, एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो एफ ब्लॉक में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा बेटा? एफ ब्लॉक में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ध्यान रखना के दिखाते हैं +7 दिखाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आई होप यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया बताया अब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। होमवर्क यही अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है बेटा, और डेली बेसिस ऐसे पढ़ाई करते रहो। चलिए आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा आपको पढ़ के। तो जब बच्चों नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको पढ़ा के मुझे बहुत मजा आता है, तो आप भी अच्छे से पढ़ना। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।